अगर मेरी पतिव्रता रानी आपके हाथ इश्क फरमा सकती है तो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर एक लंगोटी वाला आदमी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आजाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। एक लड़का रोज नदी पार करके 10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाया करता था, वही आगे जाकर भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री 27 बरस जेल में रहने के बावजूद अगर नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती है तो मेरा जन्म शिमला में हुआ था, कश्मीरी ब्राह्मण परिवार। अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। वहां मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म के वक्त पिताजी आसपास नहीं थे, सिर्फ माँ थी। अब माँ को तो रहना था, वरना मुझे जन्म कौन देता। तो पैदा होने के बाद जब उस अंग्रेज नर्स ने लाकर मुझे मेरी माँ की गोद में दिया, माँ ने मुझे देखा, उसकी आंखों में 2 आंसू और मुंह से 2 शब्द निकले, मेरा बिट्टू। इतने में पिताजी वहां पहुंच गए। मुझे देखकर उस अंग्रेज नर्स ने मेरी माँ से पूछा, मिसेस खेर, इज दिस योर फर्स्ट चाइल्ड? माँ को अंग्रेजी नहीं आती थी, उन्होंने पिताजी की तरफ देखा। पिताजी थोड़ा आकर के जवाब दिया, यस बट व्हाई? अंग्रेज नर्स ने फिर मेरी माँ से कहा, मिसेस खेर, you are just 19, you will have many more children, isn't that right? माँ ने फिर पिताजी की तरफ देखा। पिताजी ने थोड़ा और अकड़ के जवाब दिया, yes but why? अंग्रेज नर्स ने फिर मेरी माँ से कहा, मिसेस खेर, I don't have any child, can I please adopt your son, please can I adopt your son? माँ ने पिताजी की तरफ देखा। पिताजी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी देखकर दंग रह गए। किसी अंग्रेज ने कहा कि तुम्हारा बड़ा बेटा बड़ा होकर तुम्हारे सारे कष्ट दूर करेगा। बेचारी इसी चक्कर में जिंदगी भर में दुख झेलती रही। अच्छा, हमारा परिवार काफी बड़ा था। 5 अंकल थे मेरे और एक बुआ। दादाजी का नाम था पंडित अमरनाथ जी और दादी का नाम था कलावती। दादी माँ छोटी सी थी, यही कोई 4 से 5 इंच। जब कभी वो चिढ़कर मंदिर चली जाती थी तो मेरे एक चाचा जी उनको गोद में उठा कर ले आया करते थे। दादाजी थोड़े स्पिरिचुअल नेचर के इंसान थे, रेगुलरली योगा करते थे। कैमरा भालो ना, कैमरा भालो फोन की। कभी हम बच्चे उनसे बात करने के लिए सर के बल खड़े हो जाते थे। दादाजी एक सिविल इंजीनियर थे, बड़े ऑनेस्ट थे। नहीं, उन दिनों हुआ करते थे सिविल इंजीनियर ऑनेस्ट। तो एक बार क्या हुआ कि शिमला में हेलीपैड के लिए सड़क का काम चल रहा था, तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने उनको 30,000 रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की। उस जमाने में 30,000 रुपए क्या होते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो जानते मेरे दादाजी ने क्या किया? मैंने कहा, पंडित जी आप क्या कर रहे हैं? तो दादाजी ने कहा, देखिए साहब, आज मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं रिश्वत नहीं ले रहा हूँ। लेकिन हो सकता है कि कल को मुझे पैसों की जरूरत पड़ जाए और इसमें रिश्वत ले लूँ। इसलिए नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी जहाँ मैं एक दिन रिश्वत लेने का मुंह हो जाए। अब यहाँ मैं अपने दादाजी की अपलॉज चाहूँगा। बड़ी हल्की तालियां पड़ गई, लगता है दादाजी से अग्री नहीं करते हैं। इतनी जबरदस्त तालियां, मैं नहीं जानता था कि कोलकाता में इतने सारे लोग रिश्वत लेने के लिए खिलाफ है। अच्छा, मेरे चाचा जी थे पंडित द्वारकानाथ जी। द्वारकानाथ जी 8वीं क्लास में 7 बार फेल हुए। तो जब वो 7वीं बार फेल हुए तो प्रिंसिपल ने उनको 9वीं कक्षा में प्रमोट कर दिया, कंपैशनेट ग्राउंड, क्योंकि क्लास के बाकी बच्चे उनको अंकल बुलाने लगे। तो ऐसी कॉमिक फैमिली थी हमारी। कुल मिलाकर दादाजी, दादी जी, बुआ, चाचा, चाय चाचा, उनके बच्चे, कुल मिलाकर 14 लोग थे। और इतनी भगवान ने मेरे सारे चाचाओं को नाटा बना दिया। मेरे पिताजी हाइट थोड़े थे। इस कमरे के साथ एक लकड़ी का वरांडा था, वहाँ एक मंदिर था। दादाजी उस मंदिर में सोया करते थे, उन्होंने भगवान के साथ एडजस्ट कर लिया था। रोज शाम को दादाजी हम बच्चों को महाभारत और रामायण की कहानियां सुनाया करते थे और हर कहानी के अंत में कोई ना कोई शिक्षा हुआ करती थी। रघुकुल रीत सदा चली आई, जाए पर वचन कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। इसलिए हम बच्चों को दादी माँ की कहानियां सुनने का बड़ा मजा आता था। दादी माँ एक कहानी रोज सुनाया करती थी। बच्चों, एक राजा था, उसकी 3 बेटियां थी, लेकिन राजा ने कभी सबसे छोटी बेटी को प्यार नहीं किया। इस कहानी की शुरुआत के अलावा बाकी कहानी में सब कुछ चेंज होता था। सबसे पहले राजा का नाम जो कभी दीप सिंह होता था, कभी विक्रमादित्य था। बेटियों के नाम कभी बिमला, कमला, निर्मला, सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी। लेकिन नाम कुछ भी हो, कहानी में कभी राजा ने छोटी बेटी को प्यार नहीं किया और बड़े होकर छोटी बेटी राजा के बुढ़ापे का सहारा बनी। बहुत साल बाद जब मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन
किया तो मैंने रियलाइज किया कि हमारी दादी माँ विलियम शेक्सपियर के नाटक किंग लियर की कहानी में नाम बदल बदल सुनाया करती थी। दादी माँ को भूत प्रेत की कहानियां सुनाने बड़ा मजा आता था। बच्चों, उस रात आसमान में पूनम का चांद फैला हुआ था, चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। अब आसमान में पूनम का चांद रहने के बावजूद चारों तरफ घनघोर अंधेरा क्यों था, ये हमने कभी दादी माँ से नहीं पूछा। हम तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। बिट्टू, राजकुमारी महल में अकेली थी, नौकर जाकर छुट्टी पर और माँ बाप तीर्थ यात्रा पर। अचानक से गीदड़ के चीखने की आवाज आई। राजकुमारी सो रही थी, अचानक उसकी महल की खिड़की खुली, राजकुमारी उठ गई। उसने देखा कि दीवार पर टंगी उसकी सौतेली माँ की तस्वीर जोर जोर से हिल रही थी। राजकुमारी गड़बड़ा गई, वो दिया जलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन दिया बार बार बुझ रहा था। मतलब मेरी दादी माँ के जमाने से मेरी लाइफ जाने का सिलसिला तब से शिमला में जाना था। तो इस तरह दादी माँ जब हम बच्चों को राम महाभारत और सूरत की और इसकी भूत की कहानियां सुनाती थी तो हमारे डर कर उनसे चिपक कर डर जा रहे थे। एक बार दादी माँ खुद भूत को देखकर चिल्ला पड़ी। बाद में पता चला कि राजगढ़ की रात्रि में उन्होंने अपना ही छाया दीवार पर देख लिया था। अच्छा था आप लोग हंस सकते हैं। अच्छा था बताइए ना थोड़ा। क्या है कि बचपन में मैं बहुत ही मामूली किस्म का लड़का था, कोई खास डिस्टिंक्शन नहीं, खेलकूद से भी नहीं। एक दिन मुझे दौड़ता हुआ देख के मेरा पीटी टीचर बोला, रुक जा, तू अकेला दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा। क्रिकेट खेलने जाता तो मुझे हमेशा 12वां खिलाड़ी बनाया जाता था, और अगर कोई गलती से मेरा कैप्टन मुझे खेलने के लिए भेज देता था तो बैट उठाने से पहले मेरा स्कोर लिख देता था 0। पढ़ाई में कुछ खास नहीं था मैंने कभी अपने माँ बाप को किसी के घर जाकर ये बोलने का मौका नहीं दिया कि मल्होत्रा साहब इस बार हमारा बेटा अपनी क्लास में फर्स्ट आया है। मेरा नंबर हमेशा 25-26 के आसपास होता था, और अगर कभी गलती से 21वां या 22वां आ जाए तो पिताजी सोचते थे मैं पढ़ाई में ध्यान देने लगा। क्या है कि छोटे छोटे शहरों में ना एक्साइटमेंट बहुत कम होती है, आपको अपनी एक्साइटमेंट खुद ही ढूंढनी पड़ती है। मेरी पहली एक्साइटमेंट थी मेरा पहला नाटक। हमारी क्लास टीचर मिसेस बजाज, और चूंकि मैं क्लास में सबसे गोरा लड़का था मेन रोल मुझे मिला, तो मैं बन गया पृथ्वीराज चौहान, और एक दूध वाले का बेटा नंद किशोर यानी नंदू बन गया जैक्सन। नंद किशोर साइज में मुझसे 5 गुना मोटा था और मैं साइज में इससे 3 गुना पतला था। पृथ्वीराज चौहान की कहानी कुछ ऐसी है कि पृथ्वीराज चौहान को जयचंद की बहन संयुक्ता से प्यार हो जाता है, और उसको हराने के लिए मुझे जयचंद को 3 बार गिराना पड़ता है। मेरा डायलॉग था, चला जा बकवास कर, तो नंदू गिर गया। चला जा बकवास कर, तो नंदू गिर। चला जा सडनली जब मैंने तीसरी बार बोला तो नंद किशोर का बाप ऑडियंस में से खड़ा हो गया, बोला नंदू अब ये गिरा तो भरना ही हो। उसके बाद इतिहास पलटा। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को उठाकर ऑडियंस में फेंक दिया, लो बापू अब घर पे आओ। उस रात को मेरे पिताजी मेरी माताजी से कह रहे थे, ये बिट्टू बड़ा कमजोर हो गया है, इसको दूध और बादाम दिया करो, दूध और बादाम खाने से इसकी बॉडी और यादाश्त दोनों सुधर जाएगी। एक्साइटमेंट नंबर 2, मेरी पहली मोहब्बत। लव एट फर्स्ट हैंड। फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले हमारे मोहल्ले में फिल्म दिखा रहे थे, जैसे यहाँ मुंबई वगैरह में गणपति के दिनों में या दुर्गा पूजा के दिनों में फिल्म दिखाते हैं, वैसे ही फिल्म का नाम था उपकार। मनोज कुमार ने सबसे बड़ा उपकार मुझ पर किया था। मेरी बगल वाली सीट पर एक छोटी सी लड़की को बिठा दिया था, तो एक छोटी सी लड़की है, छोटे दिखते उतने छोटे होते नहीं है। फिल्म देखते आगे से मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। मनोज कुमार का गाना चल रहा था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, और यहाँ मेरे बारे में हिस्सा छोड़ा था। वो फिल्म खत्म हुई और वो लड़की, दूसरे दिन उस लड़की का छोटा भाई मेरे पास एक चिट्ठी लेकर आया और बोला दीदी के एग्जाम्स हैं, उसने ये चिट्ठी दी।
मैंने चिट्ठी खोली, उसमें लिखा था, मेरे प्यारे अनुपम, जब से तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद उड़ गई है और दिन का करार चला गया। बहुत ही फिल्मी ढंग की चिट्ठी। ये हिंदुस्तानी फिल्मों ने बच्चों पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है, बच्चों को लव लेटर लिखना सिखा दिया। बच्चा फिर बोला जल्दी करो ना, कितना टाइम मेरे जवाब दे। मैंने कहा चुप कर। फिर मैं वो चिट्ठी अपने बचपन के दोस्त विजय सहगल के पास ले गया। विजय सहगल ने चिट्ठी पढ़ी, बोली हाँ लव लेटर। तो एक काम कर, 4-5 शेर और शायरी की किताबें लेकर आ, एक शेर इसको डाल देते हैं। फिर हम दोनों ने मिलकर 4-5 शेर और शायरी की किताबें ढूंढी और उसमें से एक चुना, फिर शेर चुना, which became my first love letter। मैंने लिखा, किसी के कान में हीरा, किसी के गले में हीरा, मुझे हीरो से क्या लेना, मेरा महबूब है। मेरी चिट्ठी उससे ज्यादा फिल्मी थी। क्या जैसी चिट्ठियां एक्सचेंज हुई, नेक्स्ट स्टेप फोटो एक्सचेंज। आप लोगों ने किया होगा अपनी लाइफ में। तो मैंने शिमला के रेडियो स्टेशन क्या शिमला की माल रोड पर मैंने जाकर रोशन स्टूडियो में अपनी जिंदगी का पहला पासपोर्ट फोटो खिंचाया। हमने अपनी प्रेम लीला के लिए रामलीला को चुना। तो नीचे दर्शकों में रामलीला देखने के लिए मेरी माँ बैठी थी और ऊपर बैल्कनी में मैं, मतलब मम्मी स्टॉल में और मैं बैल्कनी में। तो जैसी सामने वाली साथ वाली बैल्कनी से इस लड़की ने अपनी फोटो मेरी तरफ खिसकाई, मैंने अपनी फोटो उसकी तरफ करते बढ़ाई। ठीक उसी बार स्टेज पर रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा और मेरे हाथ में फोटो छूटा और जा गिरा रामचंद्र जी के लिए तालियां बजाती मेरी माँ की गोद में। माँ ने फोटो देखा, बेटे का फोटो पलट कर देखा, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। माँ ने गुस्से से ऊपर देखा, मैं विजय सहगल के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। उस रात ये धरती मैया मुझे अपनी गोद में समाने कहने वाले 2 लोग थे, सीता मैया और मैं। मेरी माँ मेरे पिताजी पर चिल्ला रही थी, और हिलाओ दूसर बादाम, चंदन सा बदन चंचल चितवन। मेरे पिताजी कहते हैं मगर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या है भाई? मेरी पहली मोहब्बत का वो आखिरी दिन था। लेकिन एक मौका और आया। 11th स्टैंडर्ड में था मैं, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आई हमारे मोहल्ले में, पटाखा थी पटाखा, आर्मी ऑफिसर की बेटी थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी, मिनी स्कर्ट पहनती थी, बॉम्ब थी बॉम्ब। हमारा पूरा मोहल्ला उसके पीछे बर्बाद था। मैं और विजय सहगल तो उसके पीछे चलते रहते थे। तो तकरीबन 2 महीना उसके पीछे चलने के बाद एक दिन विजय सहगल बोला, यार बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तू इसको बोल दे आई लव यू। तो 1 महीना और उसके पीछे चलने के बाद एक दिन मैंने उसे कहा, हेलो लेडी, हेलो स्वीटी, हेलो लवली, आई लव यू। वो बोली मी टू। मुझे लगा नाराज हो गई। मैंने कहा सहगल बोल रही है मी टू। हाँ मी टू का मतलब मैं भी मतलब तू भी एक दो वाली। बोलने का नहीं मी टू का मतलब है होता है मैं भी तुझसे मोहब्बत करती हूँ। अगली बार बोल देना, मिलेगी तो बोल देना आई वांट टू किस यू। मैं तो पागल हो गया, उसको बोल दूँ आई वांट टू किस यू, मुझे थप्पड़ नहीं मारेगी? बोला एक किस के लिए 4-5 थप्पड़ की क्या वैल्यू, खा लेना। मैं फिर शुरू हो गया, हेलो लेडी, हेलो स्वीटी, हेलो लवली, मस्ट किस यू, और थप्पड़ आने के इंतजार में खड़ा रहा। वो बोली ऑलराइट। स्कूल के एनुअल फंक्शन वाले दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एनुअल वाले दिन, लेकिन जब खुशी का ठिकाना थोड़ा कम हुआ तो रियलाइज हुआ कि एनुअल डे पे तो 8 महीने बाकी है। मैंने कहा सहगल 8 महीने के बाद किस करने को बोल रही है? तो सहगल बोला तूने आज तक कितनी लड़कियों को किस किया? मैंने कहा एक को भी नहीं। तो कहता एक किस के लिए 8 महीने वेट नहीं कर सकता क्या? चल तब तक किस की प्रैक्टिस कर। किस की प्रैक्टिस कैसे? कोई गिलास लेकर प्रैक्टिस कर। कमबख्त ने नहीं बताया कि स्टील का गिलास लेना, कांच का नहीं। मैं कांच की गिलास में प्रैक्टिस करने लगा तो होंठ कट गए, सूज गए। मुझे लगा कि किसी में ऐसा होता होगा। बहुत साल बाद पता चला ही डिपेंड्स। एनुअल डे के दिन तय हुआ कि वो लड़की मुझे रेलवे ब्रिज के नीचे मिलेगी। मैं और विजय सहगल सुबह सुबह उस ब्रिज के सारे बल्ब तोड़ाए,
हम अपनी किसिंग वाली घटना का कोई जश्न गवा नहीं चाहते थे। एनुअल डे से कुछ दिन पहले वो लड़की मुझसे मिली और बोली, लिसन, मैं साड़ी पहन कर आऊंगी, तुम सूट पहन कर आना। मैंने कहा सूट तो मेरे साथ कुछ तो मैं आज तक किसी ने नहीं पहना था। मैंने कहा सैगल सूट पहन कर आने को बोल रही है, तो सैगल बोला अगर किस करना है तो सूट बनवा ले अपने बाप को बोल के। तो उस रात को हम सब लोग खाना खा रहे थे, मेरे पिताजी के हाथ में नवाला था, मेरा भाई पानी पी रहा था, मेरी माँ गरम गरम सब्जी मेरे पिताजी की प्लेट में डाल रही थी। मैंने कहा पापा 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 सूट चाहिए। मेरे पिताजी का नवाला मुंह से बाहर आ गया, भाई का पानी कान से बाहर आ गया, और माँ जो गरम गरम सब्जी पिताजी की प्लेट में डाली उनके पजामे में डाल दिया। सूट के लिए चाहिए तेरे को। मैंने कहा पापा पापा पापा, वो हमारे स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है और मुझे भी एक प्राइज मिल रहा है, और प्रिंसिपल ने कहा कि तभी प्राइज मिलेगा जब सूट पहन कर आओगे। पिताजी कश्मीरी में पागल हो गए, बोले जिसका हिंदी में ट्रांसलेशन कुछ ऐसा था कि प्रिंसिपल का दिमाग खराब हो गया, मेरे को सूट पहन कर आने को बोला है, क्या उसने कभी जिंदगी में सूट होना है। मेरी माँ बोली अगर बेचारा सूट मांग रहा तो दे देना। तो मेरा भाई बोला अगर इसको सूट दिया तो मुझे भी सूट देना पड़ेगा। तो काफी दिन सदमे से बाहर आने के बाद पिताजी ने बोला ठीक है सूट मिल जाएगा, लेकिन काले जूते नहीं मिलेंगे। मैंने कहा काले जूतों की फिक्र मत करो, मेरे पास ब्राउन कलर के पीटी शूज हैं, मैं उनको काला पॉलिश करके पहन लूंगा। 8:30 बजे वाई पिंक साड़ी, मैचिंग पिंक लिपस्टिक, परफ्यूम की महक, वाई और ब्रिज के नीचे इस बेंच पर बैठ गई। मैं भी अपना हॉरेंडस सूट ब्लू विद वाइट स्ट्राइप्स एंड ब्राउन शूज पॉलिश्ड एज ब्लैक उसके पास आके पहुंच गया और बैठ गया। खामोशी। मैं अंधेरे में अपने होंठ चबा रहा था और ब्रिज के ऊपर विजय साहिल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम था। किसिंग वॉज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। यहाँ ब्रिज के नीचे इस बेंच के पास ही इस लड़की का घर था, बट नथिंग टू वरी, शिमला में 8:30 बजे सब सो जाते हैं। अब एक सेकंड एक घंटे के बराबर लग रहा था। हमारे बीच में कोई 1.5 फीट का फासला था। फिर मैंने अपना हाथ गलती से डेलिबरेटली उसके घुटने पर रख लिया। ठीक उसी वक्त ब्रिज के ऊपर से मालगाड़ी सीटी बजाती पास हुई, मैंने अपना हाथ उसके घुटने से उठाकर वापस अपने घुटने पर रख लिया। अब फिर एक सेकंड एक घंटे के बराबर लग रहा था। फिर मेरे होठों ने अपनी किस्मत अपने हाथों में ली और उसकी ओर बढ़े, वो भी मेरी तरफ बढ़ी। अब एक काबू के बाहर होंठ एक दूसरे को छूने वाले थे कि सडनली उसके घर की लाइट जल गई और उसका बाप हाथ पांव ऊपर नीचे कर रहा था। विजय साइकिल ब्रिज के ऊपर से चिल्लाए, ओए मत करियो। इसने अपने घर की तरफ देखा और मेरे होंठ उसके कान में जाकर किस करने लगे। उसने कहा कान से हटो, ये कान में क्या कर रहे हो, किस पे नहीं करना आता। मैं बड़ा हर्ट हुआ, मैंने कहा सॉरी, गिव मी अनदर चांस। कहती हटो कान काटता हूं, यू स्पॉइल्ड माय मूड, आई डोंट वांट टू किक इट आउट ऑफ दिस लाइफ। ब्रिज के ऊपर विजय सहगल एक्साइटमेंट में कूद रहा था। उसने कहा कैसा रहा? मैंने कहा टेरिफिक था, वो शादी नहीं कर सकती। कहता क्या किया तूने उसका? मैंने कहा ऐसा किस किया कि जिंदगी भर अपने होठों से उठा नहीं पाई। उसके बाद हम दोनों अपना मुंह बंद करके चुपचाप निकल पड़े। इस फियास्को के बाद मैंने उस लड़की को स्कूल में 2-3 दिन अवॉइड करना शुरू किया, लेकिन एक दिन मुझे उसने स्कूल की कैंटीन के पास पकड़ लिया और बोली, लिसन कम हियर, किस मी। कैंटीन से पकौड़े तलने की बू आ रही थी और ये मुझे कह रही थी किस मी। और फिर कम ऑन इडियट, किस मी। इस किस्से के बहुत साल बाद जब मैं एक दिन शिमला में शूटिंग कर रहा था, निर्मल क्या कर रहे हो? लाइट दो ना। इस किस्से के बहुत साल बाद जब मैं एक बार शिमला में शूटिंग कर रहा था तो एक दिन मैडम मिलने आई। मैंने पलट कर देखा, एक औरत पिंक साड़ी, मैचिंग पिंक लिपस्टिक, परफ्यूम की महक, चेहरे पर उम्र, आंखों में थकावट, भारी शरीर, अपने पति और 3 बच्चों के साथ आकर खड़ी थी और मुझसे मिलने आई थी। मैंने थोड़ा करीब जाकर देखा तो उस लड़की
उस औरत की आंखों में एक दहशत थी, इस बात की नहीं कि कहीं मैं उस किस वाले किस्से का जिक्र उसके पति और बच्चों के सामने करूंगा, बल्कि इस बात की कि कहीं मैं वो किस वाला किस्सा भूल तो नहीं गया। मैंने उसके परिवार वालों की फोटोग्राफ्स विनोद खन्ना और हेमा मालिनी जी के साथ खिंचवाई। एक फोटो उसने अकेले मेरे साथ खिंचवाई और फिर वो चली गई अपनी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए। पहला स्पर्श, पहला एहसास ये जिंदगी में एक ही बार आता है। पिताजी फिर शुरू हो गए कश्मीरी में, ये ब्रिटिश को बहुत बड़ा कमजोर तत्व बादाम चंद सिंह बॉडी दिया था में पहुंच जा। लेकिन दूध और बादाम मेरे बारे में हार चुके थे। जो चीज मेरे क्लास के टीचर नहीं कर पा रहे थे, दूध और बादाम क्या करते। अच्छा, हमारे क्लास टीचर भी मेरे फैमिली मेंबर्स की तरह कॉमिकल थे। हमारे एक हिंदी के टीचर थे मुनीलाल सर, उनकी 7 बेटियां थी। उनको हमेशा इसी बात की परेशानी रहती थी कि इन बेटियों की शादी कैसे करूंगा। स्कूल की बिल्डिंग के बाहर में नौजवान नजर आता था तो उसमें अपना दामाद ढूंढने लगते थे। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स मिलने आते थे, उनसे पूछते थे कोई लड़का है आपकी नजर में। एक हमारे दूसरे ज्योग्राफी के टीचर थे जिनकी लाइफ में बस एक ही एक्साइटमेंट था कि आज स्टूडेंट्स को कैसे पीटूंगा। कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते थे और अगर कोई बहाना नहीं मिलता था तो उठपटांग सवाल करते थे, जैसे और इधर आ, यहाँ खड़ा हो जा, तू ये बता भारत एशिया में है या एशिया भारत में। चलता तो आप बड़ा कॉन्फिडेंटली बोलते जी भारत एशिया में। करो सोच के बता, सोच के बता भारत एशिया में है या एशिया भारत में है। फिर आप सोच के बोलते सर मेरे ख्याल से तो भारत ही एशिया। चूतिए क्या बोला तेरे को मैंने, भारत एशिया में है या एशिया भारत में है। फिर आपको यकीन हो जाता सर भारत एशिया में कैसे हो सकता है सर, एशिया ही भारत में है। जैसी एशिया भारत में गया आपने कान पकड़े, आप दुर्गा बने, उन्होंने आपके पिछवाड़े पर 4 डंडे मारे। उस दिन ज्योग्राफी के मारने का कोटे का पूरा हो गया। हाँ, एक हमारे दूसरे टीचर थे हरदर्शन सर। हरदर्शन सर थोड़े मोटे थे, क्लास में आते बोलते थे जिनको याद है वो बैठे रहो, जिनको याद नहीं है वो खड़े हो जाओ। याद नहीं है और खड़े हो गए तो 4 डंडे पड़ेंगे, याद नहीं है और बैठे रहे तो 8 डंडे पड़ेंगे। मेरा पूरा साल खड़े होने में बीत जाता। याद हो या ना हो मैं बोल देता जी याद नहीं है और चुपचाप 4 डंडे खा लेता। 8 डंडे कौन खाए। तो स्कूल के जमाने में मैंने इतने डंडे खाए हैं कि अगर भारत सरकार को पता लग जाए तो मुझे स्वतंत्रता सेनानी की घोषित कर दे। हरदर्शन सर का एक सपना था इंग्लिश प्ले डायरेक्ट करने का, लेकिन हमारे हिंदी मीडियम स्कूल में इंग्लिश प्ले डायरेक्ट करने के लिए स्टूडेंट कहाँ से आए। तो इस साल क्या हुआ कि हमारे आसपास 3-4 इंग्लिश मीडियम स्कूल से 5-6 लड़के फेल हो गए और उन्होंने हमारा डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल ज्वाइन कर लिया। उस साल हरदर्शन सर का इंग्लिश प्ले डायरेक्ट करने का सपना पूरा हो गया। उन्होंने एक प्ले चुना करने के लिए विलियम शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस। और मैं कि चूंकि बड़ा चपचा किस्म का स्टूडेंट था, उस रिहर्सल में समोसे और चाय वगैरह लेकर जाता था। उस इंग्लिश प्ले में मुझे भी एक छोटा सा रोल मिला, क्लर्क ऑफ द कोर्ट का। मेरा सीन कुछ ऐसा था कि जज बोलता है क्लर्क ऑफ द कोर्ट रीड आउट द चार्जेस, तो मुझे उन चार्जेस में से 8 लाइनें पढ़नी थी। चार्जेस अगेंस्ट यू आर फॉलोइंग, चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, चार्ज नंबर 3। ड्रेस रिहर्सल में मैंने 8 लाइनों में 27 गलतियां की। प्रिंसिपल साहब स्टेज पर चढ़ गए और बोले पैंचो नु बाहर कर दो एनु आए। अरे पागल है साडे स्कूल की बाकी बेइज्जती हो जाएगी। 8 लाइन टाइटल दिया एनु एक्टर किने बनाया एनु बाहर कर दो पहले, पर सारा डिप्टी कमिश्नर है आउट गेट आउट ऑफ द प्ले। मैंने हरदर्शन सर के पांव पकड़ लिए सर, मैंने कहा मुझे प्ले से बाहर मत निकालिए सर। मैंने कल अपने खानदान को, रिश्तेदारों को, माँ बाप को, सब मोहल्ले वालों को बुला लिया सर। अगर मैं प्ले में नहीं रहा तो सर मेरी बड़ी बेइज्जती होगी सर, मुझे प्ले से मत बाहर निकालिए। तो उन दिनों स्टूडेंट के गिड़गिड़ाने से टीचर का दिल पिघल जाता था। हरदर्शन सर ने प्रिंसिपल साहब के कहा जी बड़ा पीपा मुंडा है जी, गुड फैमिली का हैगा एनु प्ले नहीं करते ने, एक काम करते हैं इसके सारे डायलॉग जज को दे देते हैं। जज आप ही बोलते जी चार्जेस ऑफ योर फॉलोइंग, चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2। और तू चुप रही, मुंडी हिलाना नहीं, ओके यू आर इन द प्ले। नेक्स्ट डे नाटक शुरू हो गया। मैं
तो रिलैक्स था, मैं तो चुपचाप बैठा मुंडी हिला रहा। सडनली मैंने सुना जज कह रहा है, क्लर्क ऑफ द कोर्ट रीड आउट द चार्जेस। Now read out the charges. Teacher said that yesterday. जज फिर बोला, क्लर्क ऑफ द कोर्ट, I want you to read out the charges. Now read out the charges. Principal said that yesterday. 8 lines, 27 mistakes, Pancho. जज भी बोला, क्लर्क ऑफ द कोर्ट, I want you to read out the charges in Shakespeare. मैंने विंग्स में देखा, हरदर्शन सर कर रहे थे। मैंने कहा बोलो, ओके। मेरे पास तो वो कागज भी नहीं था जिसमें चार्जेस लिखे। फिर मैं शुरू हो गया, You साला शायरा, what do you think of yourself यार? He is ready to give you money. You want pound of flesh, फिर जूता खा के मार दो तेरे सिर पे। और मैंने नोट किया कि मेरे एक ही डायलॉग पर ऑडियंस का हंस हंस के बुरा हाल हो रहा था। और सबसे ज्यादा मेरे माता पिता हंस रहे थे, उधर देख रहे थे कि बेटा क्या कॉमेडी कर रहा है। उस दिन मर्चेंट ऑफ वेनिस में सबसे ज्यादा अपलॉज देने वाला था क्लर्क ऑफ द कोर्ट। मेरे चार्जेस सुनकर खुद विलियम शेक्सपियर कब्र से बाहर आ गए और बोले, ए हिंदी मीडियम बॉय, thou shalt not stop. उस रात को मेरे पिताजी बड़े खुश थे और हंस के मेरी माता जी से कहते थे, बिटन कर कमाल की कॉमेडी रात। Look, आसान। He was very comedy yesterday. He was very good. One thing Dr. Badam Dimo, bit was skin. One thing Dr. Badam Rajas. Okay. Now he has done 11th. He will do graduation. फिर मैंने ग्रेजुएशन की, बहुत ऑनरेबली, नहीं घबराने की जरूरत नहीं है। 3rd क्लास 38%। अब यहाँ मैं ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ संतूर वाले शिव कुमार शर्मा जी को, जिन्होंने मुझे बिना संतूर सिखाए एक्टर बनाया। शिव जी की जिंदगी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मैंने बिना किसी को संतूर सिखाए एक्टर बनाया। हुआ ये कि शिमला में ग्रेजुएशन करने के बाद मेरी ऑल इंडिया रेडियो शिमला में एक कैजुअल अनाउंसर की नौकरी लगी। जैसे कैजुअल लेबरर होते हैं ना, वैसे कैजुअल अनाउंसर भी होते हैं। मेरा पहला अनाउंसमेंट सुबह 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक था। तो मैंने रेडियो स्टेशन जाने से पहले अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, माँ बाप को, सबको फतवा दे रखा था कि उस कड़ाके की सर्दी में उठकर मेरा अनाउंसमेंट सुने। 6:30 बजे मैंने अनाउंसमेंट शुरू कर दिया। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। भजन मंडली से मेरी पतली हालत देखकर ड्यूटी ऑफिसर कमरे में आया। उसने कहा, देखो कहीं गड़बड़ हो जाए तो ये सिग्नेचर ट्यून बजा देना। 7 बजे मुझे अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करना था, जो कुछ इस तरह से था। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब हमारे आज के मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा इस तरह से है। 7 बजे समाचार, 7:20 पर खेती-बाड़ी कार्यक्रम और 7:30 बजे संतूर पर शिव कुमार शर्मा जी से राग शंकरा। लेकिन मैंने अनाउंसमेंट ऐसे किया, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब हमारे आज के मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा इस तरह से है। 7 बजे समाचार, 7:20 पर खेती-बाड़ी कार्यक्रम और 7:30 बजे संतूर पर शिव कुमार शर्मा जी से आप राग शब्द। मुझे लगता था कि ठीक हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा। ड्यूटी ऑफिसर आया, उसने मुझे एक छापड़ मारा, राग शंकरा टूटा और मेरा रेडियो स्टेशन से पीछा छूटा। अब आप इमेजिन करिए, अगर उस दिन शिव कुमार शर्मा जी ने राग शंकरा की जगह भीम पलासी बजाया होता तो मैं आज तक रेडियो स्टेशन में होता और एक्टर कहीं नहीं बनता। शिव जी, भगवान शंकर आपकी रक्षा करें। आप जरा राग शंकर तो बजाइए। हाँ जी, ठीक है। शिव जी की तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने पिताजी से कहा, पापा ग्रेजुएशन हमारा करवाई क्या है पर? पिताजी बोले, ग्रेजुएशन कर, नौकरी। लेकिन
मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मैं छोटे शहर में नहीं रहना चाहता, मैं आम आदमी की जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं तो चाहता था कि लोग मुझे देखें और कहें जोशी महाराज वो सारा हिमाचल प्रदेश का बेस्ट एक्टर अनुपम खेर। मेरी इस फीलिंग के बारे में मेरा बचपन का दोस्त विजय सहगल अच्छी तरह से जानता था। एक दिन मेरे पास आया, उसने मुझे ट्रिब्यून अखबार दिखाया और ट्रिब्यून अखबार में ऐड था। मैंने कहा बिट्टू ऐड पढ़, एक्टर बनेगा। मैंने पढ़ा, ऐड था डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का। 2 दिन बाद इंटरव्यूज थे, वॉक इन इंटरव्यूज। सेलेक्ट हो जाने के बाद 1 साल का एक्टिंग का डिप्लोमा और 200 रुपया स्टाइपेंड मिलने वाला था। किस्मत आजमाने कुछ लोगों ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपर्टरी ज्वाइन कर ली और मैं चला गया लखनऊ के ड्रामा डिपार्टमेंट में एक्टिंग सिखाने। लखनऊ में मैंने जाकर अपना एक प्ले डायरेक्ट करने के लिए चुना। वो मेरे डंडे वाले टीचर का प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर का। मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक लड़की जैसिका का रोल कर रही थी। जैसे कि हालात बने, जैसिका डायरेक्टर के प्रेम में पड़ गई और डायरेक्टर के हालात कुछ ऐसे थे कि वो किसी के भी प्रेम में पड़ने को तैयार था। एक बार फिर से भावनाओं का लिहाज रखते हम इस जैसिका को नाम देते हैं मीरा। वो मीरा तो मैं कंटिन्यूसली कृष्ण। मीरा कृष्ण प्रेम में, लेकिन मीरा का बाप पुलिस ऑफिसर। जब उसे मीरा कृष्ण के प्रेम की कहानी का पता चला तो उसने अपोज किया, एक थैले वाले झोले वाले नौटंकी दाढ़ी वाले के साथ मेरी बेटी की शादी हरगिज नहीं। ये क्लीशे घिसा पिटा रिस्पॉन्स सिर्फ आपको हिंदी फिल्मों में देखने को नहीं मिलता है, आम जिंदगी में भी चला आ रहा है। लेकिन मीरा फर्म थी, बोली मेरे तो रोटी के बाद 10 मिनट टाइम कवर